तो जय हिंद, नमस्कार बच्चों। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेज पर। जैसा कि बच्चों हम 10th क्लास का जो दूसरे नंबर का चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है, उसको पढ़ रहे हैं। इसकी 2 क्लासें आ चुकी हैं और आज जो क्लास आएगी वो तीसरी क्लास आने वाली है, ठीक है ना। इसमें अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अम्ल क्षार का अंतर, अम्ल क्षार के जो गुण है, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, वो पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला वो होने वाला है अम्ल व क्षार की समानताएं। क्या होगा बच्चों? अम्ल और क्षार की समानताएं, मतलब कि अम्ल और क्षार में क्या क्या सिमिलरिटियां हैं, क्या क्या समानताएं, ठीक है। तो उसको आज हम देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो शुरू करते हैं। देखो आपसे डायरेक्ट, देखो मैं एक बार और दोहरा देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन पूछा जाएगा अम्ल व क्षार की 2 समानताएं बताइए, या अम्ल व क्षार में क्या समानताएं होती है। इस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। या फिर अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता ना, उसके लिए मैं आपको अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो अम्ल व क्षार की समानता, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है ना। इससे पहले हम इनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ चुके हैं और मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा। जो प्राकृतिक सूचक, गंधीय सूचक और जो कृत्रिम सूचक थे उनको अच्छी तरीके से याद रखना। वहां से क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में आया, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आया है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं हम। देखिए अम्ल व क्षार के समानता, मतलब कि इनमें क्या क्या सिमिलरिटियां हैं, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों धातु के साथ क्रिया करके, जैसा कि हम पढ़ चुके जो रासायनिक गुणधर्म है, ठीक है, वही चीजें आने वाली है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों धातु के साथ अभिक्रिया क्या बना रहे हैं? लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अम्ल भी करते हैं तो क्षार भी करते हैं। तो ये इनकी क्या हो जाएगी? पहली समानता। दूसरी, जब अम्ल व क्षार का जलीय विलयन बनाया जाता है, ठीक है, अम्ल का और क्षार का, तो ये आयनों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक है ना, किसमें? आयंस में डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण इनका जलीय विलयन विद्युत धारा क्या करता है? चालन करता है, ठीक है ना। मतलब कि इनका जो जलीय विलयन होता है अम्ल का भी और क्षार का भी, ये दोनों की दोनों क्या करते हैं बच्चों? दोनों की दोनों विद्युत धारा का चालन करते हैं। ओके, देखो मैं उदाहरण से बताता हूं, ठीक है। ये अम्ल वाला और ये क्षार वाला, ठीक है ना, 2-3 उदाहरण है जो कि हमारे बुक में दे रखे हैं। मैं उसी चीज को लेके आता हूं बच्चों जो हमारी बुक में है। एनसीईआरटी और जो आरबीएससी की बुक है ना हमारी, उसको लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है। देखो तो ये दूसरी समानता है, लगभग हमें 2 ही पूछता है, ठीक है ना, 2 से 3 हाईएस्ट। तो देखो ये उदाहरण है। देखो ये HCl मतलब अम्ल है, H2O मतलब जल से अभिक्रिया कर रहे हैं। अब ये हमें क्या दे रहा है? देखो अभिक्रिया करके, देखो H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन दे रहा, और क्या दे रहा है? Cl नेगेटिव है। अब देखो हमने क्या लिखा, देखो अम्ल का क्षार जलीय विलयन बनाया जाता है जो आयनों में विभक्त हो जाता है, ठीक है, प्लस और माइनस हो। जब तक प्लस माइनस में विभक्त नहीं होगा जब तक ये विद्युत धारा का चालन नहीं करेगा। देखो इधर प्लस माइनस में क्या हो चुका है? विभक्त हो चुका है, मतलब बढ़ चुका है। फिर ये क्या करेगा? विद्युत धारा का चालन करेगा, ठीक है ना। देखो जो हाइड्रोजन है सिंगल जब होता है ना, ओनली फॉर सिंगल, तब विद्युत धारा का चालन ये जल के साथ ही मतलब क्या होता है? जुड़ जाता है, तभी ये विद्युत धारा का चालन कर पाता है, ठीक है बच्चों। जैसा कि क्षार में अगला देखो पॉइंट हमारा ये रहा, NaOH क्या है? क्षार है, ठीक है, जल मिलाया जा रहा है, ठीक है, जल की उपस्थिति। देखो सोडियम बढ़ गया और OH नेगेटिव आयन बढ़ गया, ठीक है। अब जब हमने अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण देखे थे, इनके अंतर देखे थे, तब पढ़ा था, ठीक है। OH नेगेटिव आयन देते हैं, ये H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। तो देखो ये भी किसमें बढ़ रहा है? सोडियम मतलब कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये भी बढ़ गया। दूसरा एक और उदाहरण KOH, ठीक है, ये भी K प्लस में और O नेगेटिव में बढ़ गया। इधर देखो इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है बच्चों। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको प्रचलित नाम जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछा जा सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, इसका प्रचलित नाम है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका एक और दूधिया रंग होता है इसलिए, ठीक है, इसको दूधिया कलर भी बोला जाता है, ठीक है, इसका दूधिया कलर होने के कारण। और इसको मतलब कि हम किसमें यूज लेते हैं? जब पेट की एसिडिटी हो जाती है तब इसका यूज लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये 2-3 पॉइंट है एक्स्ट्रा फैक्ट, वो आपको याद रखना, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वैसे इसका क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम है, ठीक है। अब ये भी देखो Mg+2 में बढ़ गया और OH नेगेटिव आयन में बढ़ चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएंगी? इनमें समानताएं हो जाएंगी, किसमें? अम्ल व क्षार में। अब जो अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारा तनुकरण, ठीक है। तनुकरण किसे कहते हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो देखो समझते हैं, देखिए इंग्लिश में डेलीशन, अम्ल व क्षारक को जल में मिलाने पर, ठीक है, अम्ल व क्षारक को, देखो मैंने क्षारक बोला है, ठीक है, मैं इसका अंतर बता चुका हूं, क्षार और क्षारक में अंतर क्या है, ठीक है, अगली क्लास में नोट लेकर के बताया था। अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने पर इनके आयनों में, ठीक है ना, मतलब
या तो H3O पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन। अगर अम्ल होगा, ठीक है ना, तो H3 पॉजिटिव आयन में H3O पॉजिटिव आयन मतलब कि हाइड्रोनियम आयन में बदलेगा, OH नेगेटिव आयन में अगर क्षार होगा तो उसमें बदलेगा कि सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। दोबारा दोहराता हूं बच्चों, देखो ध्यान से। अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने पर इनके आयनों में, ये आयन से, ठीक है, ये अम्ल का ये क्षार का, की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में जो कमी होती है, ठीक है, प्रति इकाई आयतन में कमी होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं, जिससे अम्ल और क्षार क्या हो जाते हैं? तनुकृत हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? वो परिभाषा इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, फिर देखो जो हमारी बुक है उसमें बीच में अभ्यास क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें देखना, उसमें 5-7 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना, उनको धीरे धीरे उनको भी हम कर लेंगे कंप्लीट। देखो ये भी वहीं से उठाया मेरा क्वेश्चन। देखिए HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण मतलब अम्लीय प्रकृति के अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, मतलब अम्लीयता दर्शाएंगे। ठीक है, जबकि एल्कोहल, ठीक है, और ग्लूकोज, ठीक है, एल्कोहल और ग्लूकोज ये दोनों तो कौन है? अम्ल। जबकि एल्कोहल में ग्लूकोज जैसे यौगिकों को विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ये हमारा बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपोर्टेंट है, आ सकता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन 3-4, ठीक है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। कौन कौन में? एक तो एल्कोहल में नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और इसमें ग्लूकोज में, ठीक है, जबकि किसमें हो रहा है? HCl में हो रहा है और NH3 में हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? उसका हम रीजन समझते हैं। देखो ये देखिए, HCl व HNO3 जलीय विलयन में आयनित होकर, ठीक है, मतलब ये आयनित हो जाएंगे, घुल जाएंगे, तो क्या देंगे? H+ आयन, और H+ आयन दे रहे हैं मतलब कि अम्लीय है। ये किसका गुण है? अम्लों का। ठीक है, ठीक है, देखो आगे देखते हैं। H+ आयन तथा ऋणायन देते हैं, ठीक है, H+ आयन दे रहे हैं, अतः ये अम्लीय गुण दर्शाते हैं। इससे स्पष्ट होता है जब इनको बोल रहे हैं तो H+ आयन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या? ये अम्लीय है, अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसा कि हमने अम्ल क्षार के अंतर में भी पढ़ा था। ठीक है, देखो अब आगे देखते हैं, हम इनका देते हैं। अब जो एल्कोहल और ग्लूकोज है ये क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका रीजन समझते हैं। लेकिन एल्कोहल, इसका सूत्र क्या होता? याद रखना बच्चों, C2H5OH, ठीक है, या ग्लूकोज C6H12O6, इसका सूत्र होता है कि जलीय विलयन में H+ आयन नहीं बनाते हैं या नहीं बनते हैं। मतलब कि इन दोनों के, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, HCl व HNO3 को जलीय विलयन में बोल रहा है तो क्या दे रहे हैं? H+ आयन दे रहे हैं। ठीक है, आप जो मतलब मैं बोल रहा हूं उस शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, ये तो आप नोट कर ही लेना। देखिए तो ये तो क्या दे रहे हैं बच्चों? H+ आयन दे रहे हैं, लेकिन जो ग्लूकोज व एल्कोहल है, जब इनके जलीय विलयन में हम इनको बोलते हैं, लेकिन एल्कोहल या ग्लूकोज को जलीय विलयन में ये क्या नहीं देते हैं? H+ आयन नहीं बनाते हैं या नहीं देते हैं। तो देखो अगर मान लो H+ आयन नहीं दे रहे, सीधा सीधा बात है कि ये जो अम्लीय गुण होंगे वो प्रदर्शित नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो आगे, जलीय विलयन में H+ आयन नहीं देते हैं क्योंकि इनमें सहसंयोजित यौगिक गुण होते हैं, अतः ये अम्लीयता प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है ना, ये अगली लाइन तो आप खुद ही बता दोगे। अभिलक्षण का मतलब है लक्षण, उनका गुण। अभिलक्षण का मतलब है गुण, विशेषताएं। ठीक है, देखो पुनः दोहरा देता हूं, क्वेश्चन का पूछा गया। क्वेश्चन ये है बच्चों, देखो मैं आपको सीधी सीधी परिभाषा बता देता हूं। ठीक है, HCl व HNO3 दोनों अम्लों के उदाहरण है, और जब ये इनके जलीय विलयन में, मतलब कि ये जलीय विलयन में कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं? अम्लीय। लेकिन इनका भी जलीय विलयन बना रहे हैं हम एल्कोहल का और कौन का? ग्लूकोज का। तो क्वेश्चन ये कर रहा है हमसे, जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है, ये तो जलीय विलयन में अम्लीयता प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे हैं एल्कोहल में ग्लूकोज? तो इसका हमने सीधा सीधा आंसर क्या दिया बच्चों? आंसर ये होगा कि इन दोनों के जलीय विलयन में हम बोलते हैं तो ये तो H+ आयन दे देते हैं। कौन कौन? HCl HNO3, ये तो H+ आयन दे रहे हैं, और H+ आयन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा आपको पता है, जब हमने अम्ल का और क्षार का अंतर पढ़ा था, H+ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं मतलब अम्ल होते हैं। ठीक है, जो नहीं देंगे वो क्या होंगे? अम्ल नहीं होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अब जब इनको बोल रहे हैं, किसको? C2H5 मतलब एल्कोहल को, C6H12O6 को बोल रहे हैं, तो ये H+ आयन का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। ये हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है बच्चों, वेरी इंपोर्टेंट, पीएच स्केल। बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत सी बार पूछा गया, इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूं, पीएच स्केल। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, इसका निर्माता कौन है, निर्माण किसने किया? तो पीएच स्केल के निर्माण करने वाले साइंटिस्ट का नाम बच्चों सोरेनसन। क्या है? सोरेनसन, इन्होंने इसका निर्माण किया या बनाया। ठीक है ना, मतलब कि देखो
किसी भी चीज को नापने की अलग अलग इकाइयां, ठीक है, अम्ल को, क्षार को, जल को, ठीक है, दूरी को, इसकी सबकी अलग अलग क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्केल माप तैयार किया जाता है। ऐसे मतलब कि अम्ल व क्षार को नापने के लिए सोरेनसन साहब ने एक स्केल का निर्माण किया जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी परिभाषा बता देता हूँ। किसी विलयन में उपस्थित H2 मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। मतलब कि कोई भी जो विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करनी, कौन से बच्चों, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हमने एक स्केल, ठीक है ना, एक पैमाना विकसित किया जिसका नाम क्या है बच्चों, पीएच स्केल है, ठीक है ना। अब जो अगला क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मतलब इसमें पी का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, पीएच लिख रहा है तो पी का मतलब क्या है, तो ये जो पी है ये पुसांस मतलब एक जर्मन भाषा का शब्द है जिससे लिया गया है पी, और जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों, जर्मन शब्द है, पहली बात है पुसांस, और इसका मतलब होता है शक्ति, मतलब पी का मतलब क्या, शक्ति से लिया गया है। देखो पी का मतलब पावर डायरेक्ट नहीं बोलोगे आप, ठीक है, मतलब कि पी फॉर पावर नहीं है यहाँ पर, मतलब कि ये पुसांस वर्ड का पी है, ठीक है ना कि पावर का, ये आप अच्छी तरह से याद रखोगे, ठीक है। तो पुसांस मतलब ये जर्मन शब्द है, और इस पुसांस का जर्मनी में मतलब क्या होता है बच्चों, शक्ति, ठीक है बच्चों। फिर एच का मतलब तो यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। तो मतलब कि हम प्रॉपर रूप से पीएच का मतलब क्या कहते हैं, पावर ऑफ एच प्लस आयन, ठीक है। अब देखो इसका जो स्केल मतलब कि डायग्राम बनाते हैं वो इस प्रकार से होता है, ठीक है, डायग्राम को आप अच्छे से समझना, ये क्या है, पीएच स्केल का डायग्राम। इसमें 1 से लेकर के मतलब 0 से लेकर के 14 तक गिनतियां लिखी होती है, ठीक है, डिजिट, ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां से जो इसका मिड पॉइंट होता है वो होता है 7, तो 0 से लेकर के 7 तक और 7 से लेकर के 14 तक, ये आपको याद रखना। कैसे, देखो मैं समझाता हूं आपको। जब आप 0 से लेकर के 7 तक मतलब कि जैसे जैसे किसी भी जो अगर मान लो आप कोई पदार्थ का पीएच स्केल ज्ञात कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लो उसका जो मान है, जैसे जैसे अगर मान लो डिस्क्रीज होगा 7 से इधर आएगा तो उसकी अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी, मतलब जिसका पीएच मान जितना कम उसमें अम्लीयता मतलब खट्टापन उतना ही अधिक, ठीक है, याद रखना। तो जैसे जैसे हम 7 से नीचे आएंगे, ठीक है, किसी का 6 होगा, फिर 5 4 3 2 1 ऐसे करके 0, तो जैसे जैसे हम इस ऑर्डर में आएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। ऐसे मत करना कभी भी इसको कि मतलब कि 1 2 3 4 इधर जा रहे हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ रही, नहीं, इधर तो घटेगी, जितना इधर जाओगे अम्लीय प्रकृति कम होगी, और जितना इधर आओगे मतलब 7 से नीचे आओगे उतनी ही अम्लीय प्रकृति मतलब खट्टापन बढ़ता जाएगा। जैसे इमली, टीसी, नींबू का 2.2 ऐसे, तो वो कितने खट्टे होते हैं, लेकिन 7 के आसपास वाले इतने खट्टे नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है बच्चों। फिर देखो मैंने क्या कहा, 0 से 7 और 7 से 14, मतलब कि 0 से लेकर 7 के जिस किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर मान लो 0 से 7 के बीच में आ रहा वो तो अम्लीय होगा, और जिस किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से 14 के बीच में आ रहा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। लेकिन मैंने 7 अभी भी काउंट नहीं किया, ठीक है, यहां लिया मैंने 1 से 7 या 0 से 7, और यहां लिया मैंने 7 से 14, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएंगे, अम्लीय पदार्थ, लेकिन 7 से अधिक वाले और 14 के बीच वाले क्या हो जाएंगे बेटा, क्षारीय। लेकिन मैंने 7 को काउंट नहीं किया, तो आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि सर 7 जिसका पीएच मान होगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं बच्चों उदासीन, ठीक है ना, जो कि अशुद्ध जल या शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है। अशुद्ध जल या शुद्ध जल का पीएच मान जब आपसे पूछा जाए तो उसका मान कितना होता है बच्चों, 7 होता है, ठीक है। और ये समझ में आ जाएगा आपको, मतलब कि 0 से 7 तक अम्लीय और 7 से लेकर के 14 क्षारीय, ठीक है। जिस किसी भी पदार्थ का पीएच मान अगर 7 से अधिक आ रहा तो वो क्षारीय होगा, जितना इधर बढ़ते जाएंगे क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, जितना हम 7 से नीचे जाएंगे अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो एक और चीज फैक्ट जोड़ देता हूं, मतलब इधर डिस्क्रीज ऑर्डर में H+N की सांद्रता बढ़ती जाती है और इधर OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, मतलब कि क्षारीय प्रकृति इधर बढ़ती जाएगी और इधर कम होती जाएगी, ठीक है बच्चों। एक और फैक्ट है, जब मतलब कि हम 7 से नीचे आ रहे हैं H+ आयन की सांद्रता या बढ़ती हुई अम्लीयता प्रकृति होती है, इधर बढ़ेंगे तो बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति होती है, ठीक है। नीचे देखो, जब H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, मतलब कि हम 7 से डिस्क्रीज ऑर्डर में आएंगे, मतलब कि कम ऑर्डर में आएंगे तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, और जब इधर जाएंगे हम तो क्या होगा बच्चों, H+ आयन की मतलब H+ आयन की सांद्रता में क्या आएगी, कमी, ठीक है ना। मतलब कि 7 से ज्यादा बढ़ने पर H+ आयन की सांद्रता में आएगी कमी, और 7 से जैसे ही कम आएंगे तो क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता में आएगी वृद्धि, ठीक है बच्चों। ये स्केल के साथ पीएच स्केल है, ठीक है। तो अब जो आगे का टॉपिक है वो हम अगली स्लाइड में, या फिर मतलब अगर मान लो क्लास शूट नहीं कर पाया तो फिर कल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।